नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। तो मेरे भाइयों बहनों, आज हम लेके आ चुके हैं 23 मार्च 2023 का राजस्थान विशेष करंट अफेयर आपके सामने लेके आ चुके हैं मेरे भाइयों बहनों। तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि आपको यदि इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ एज इट इज जैसा हैंड रिटन ये लिखा हुआ है वैसी की वैसी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा IAS फिर RAS विद RJ, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन करें तो आपको पीडीएफ ऐसी की ऐसी मिलेगी। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आज के लेक्चर को सिर्फ आप समझिए, हर रोज़ के लेक्चर को ही आप समझिए, बस लिखे हुए हम आपको दे देंगे, आप वहाँ से जाके सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम ज़्यादा आपका समय ख़राब नहीं करते हुए चलते हैं अपनी पहली न्यूज़ आर्टिकल की तरफ, जो है कि राजीव गांधी जल संचय योजना। ठीक है, हम पहले क्या पढ़ने वाले हैं? राजीव गांधी जल संचय योजना। क्यों पढ़ने वाले हैं भाई इसको? क्योंकि विश्व जल दिवस, कौन सा दिवस? विश्व जल दिवस। ये कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। तो विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में जवाहर कला केंद्र में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया है। कौन से चरण का शुभारंभ किया गया है? दूसरे चरण का। मतलब दूसरे चरण का शुभारंभ हुआ है तो मतलब पहला चरण भी था इसका। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो पहले चरण की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 2019 के अंतर्गत। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य जानना है तो किसी भी योजना के नाम पर चले जाओ, उसके नाम के टुकड़े करोगे, उद्देश्य अपने आप निकल आएगा। जैसे जल संचय योजना, उद्देश्य क्या है? जल का संचय करना, संग्रहण करना। ठीक है ना भाइयों बहनों? तो अब हम इसको पढ़ के देख लेते हैं एक बार कि प्रथम चरण का प्रारंभ कब हुआ? 20 अगस्त 2019। वैसे तो आपको 2019 भी याद रखने की जरूरत नहीं है, 20 अगस्त तो छोड़िए, पहला चरण, दूसरा चरण, इस तरह से अगर चरण आ रहे हैं तो आप सन याद रख लेना फिर योजना की। तो इसीलिए यहाँ पर केवल सन याद करने की आपको ज़रूरत है, डेट क्या है उससे किसी को कोई मतलब नहीं है, वो एग्जाम में आपके पूछी भी नहीं जाती है। ठीक है, तो कब पहले चरण का प्रारंभ कब हुआ था? 2019 के अंदर। उद्देश्य क्या? वही जल संचय। क्या है? वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण, संरक्षण और उपलब्ध जल का न्यायोचित उपयोग, न्याय के साथ उपयोग। ऐसा नहीं है किसी और के घर पहुंच गए तो समरसेबल चला के ही छोड़ दी, ऐसा नहीं है। न्यायोचित यूज करो, कहीं पे भी हो उतना ही इस्तेमाल करो जितनी ज़रूरत है, फालतू में फैलाओ मत। ठीक है, क्षेत्र कौन कौन से कवर किए गए थे पहले चरण के अंदर? इसके अंदर 450 ग्राम पंचायतों के 4029 गाँव को इसके अंदर कवर किया गया था। ठीक है, पहले चरण में 1450 ग्राम पंचायतों के 4029 गाँव को समाहित किया गया था। ठीक है, जब इन गाँवों में कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया, कुछ फ़ायदा हुआ तो इसका दूसरे चरण का शुभारंभ हमने कल कर दिया। ठीक है, हमने का मतलब मंत्री जी ने कल कर दिया है। ठीक है, तो इसका प्रारंभ 2023 में। अब डेट याद मत रखना, 22 जुलाई, भले ही 22 मार्च। ठीक है, अगर भले ही आपसे ये पूछा जाए कि जल दिवस कब मनाया जाता है तभी आप याद रखें 22 मार्च, अदरवाइज आपको 22 मार्च याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों न्यूज़ आर्टिकल में आगे बढ़ते हैं हम। किसके दो विभाग हैं, एक तो क्रियान्वयन विभाग है, एक इसका नोडल विभाग है। तो दोस्तों दोनों में अंतर क्या होता है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो जो क्रियान्वयन विभाग होता है वो जब किसी कार्य की परिणति होती है धरातल पर तो उसकी देखभाल करता है, उसका क्रियान्वयन करवाता है। ठीक है, नोडल विभाग क्या होता है? धरातल पर चीज़ों को आने से पहले जो थिंक टैंक के रूप में पूरा कार्य करता है वो नोडल विभाग होता है। ठीक है, तो इसका क्रियान्वयन विभाग है वो कौन सा है? वो है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। ठीक है दोस्तों, और इसका नोडल विभाग कौन सा है? जल ग्रहण विभाग, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग। ठीक है मेरे भाई बहनों, आपसे ये दोनों ही चीज़ें प्रीलिम्स के अंदर, RAS PT के अंदर पूछी जा सकती हैं, SI के अंदर, पटवार के अंदर, रीट के अंदर, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि राजीव गांधी जल संचय योजना का कार्यान्वयन विभाग कौन सा है या राजीव गांधी जल संरक्षण योजना का नोडल विभाग कौन सा है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, अब इसके भी उद्देश्यों पर आ जाते हैं। तो भाई योजना तो वही है, उद्देश्य क्या हुए होंगे? जब बेसिक उद्देश्य अपन ने प्राप्त कर लिए होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े और आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन काम तो वही होगा जल संरक्षण का। ठीक है, तो क्या है? पेयजल की कमी को दूर करना। ठीक, दूसरा भूजल स्तर में वृद्धि करना। भूजल के स्तर में वृद्धि करना मतलब ग्राउंड वाटर हम ऐसी
योजनाएं बनाएं जिससे जो पानी हम बर्बाद करके नदी नालों में बहा देते हैं उसको ग्राउंड वाटर के रूप में हम स्टोर कर सकें। ठीक है, पहले होते थे तालाब होते थे, गांव में पोखरें होती थी, अब तो पोखर तालाब ही मिट गए। भाई जहाँ पर नदी है और नदी थोड़ा कम समय के लिए अगर सूख भी जाए तो लोग उसमें भी जाकर खेतीबाड़ी कर देते हैं। लोगों के लालच की पूर्ति हो ही नहीं रही। ठीक है दोस्तों, अब कवर क्षेत्र की बात कर लेते हैं कि इस योजना के अंतर्गत क्या क्या कवर क्षेत्र किया, कवर कौन कौन से क्षेत्र को किया गया है। तो सभी 33 जिलों में, ठीक है, 349 पंचायत समितियों में 2600 करोड़ की लागत से 4600 ग्राम जो गांव के अंदर जल संग्रहण एवं संरक्षण के कार्य होंगे। 2600 करोड़ की लागत से होंगे, 2600 करोड़ का इसका बजट है। ठीक है, 33 जिलों में 349 पंचायत समितियों में 2600 करोड़ की लागत से 4600 ग्रामों में के अंदर जो गांव है, 4600 गांव इसके अंदर कवर करे गए हैं। और पहले के अंदर कितने पहले किए गए थे 4029, अब लगभग 550 गांव की संख्या को और बढ़ा दिया गया है। अब दोस्तों आगे चलते हैं अपन। इसके प्रभावी कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर किसका गठन किया गया है? समितियों का गठन। क्यों? क्योंकि प्रभावी कार्यान्वयन हो सके। देखो मेरे भाइयों बहनों, अगर किसी भी योजना का प्रभावी कार्यान्वयन करना है तो उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वो लोकल गवर्न जो बॉडीज हैं उनके हाथ में होनी चाहिए, आपकी ग्राम पंचायत के हाथ में होनी चाहिए। बहुत सारे समूह बन जाते हैं अनौपचारिक, उनके हाथ में होनी चाहिए। क्योंकि इतने ऊपर से कोई भी मंत्री जी या राज्य सरकार या केंद्र सरकार नीचे ग्राउंड स्तर पर जाके एकदम वहाँ पर योजनाओं का ना तो क्रियान्वयन देख सकती है ना मॉनिटरिंग कर सकती है ठीक ठाक। ठीक है ना, अगर उनकी ईमानदारी से मॉनिटरिंग करनी है तो जो लोकल सेल्फ बॉडीज होती हैं वहाँ की, जिनको हम बोलते हैं आपके स्थानीय शासन बोलते हैं, उसके हाथ में देनी चाहिए। और वही यहाँ पे किया गया है कि राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा। और उन समितियों के योजना के साथ साथ प्रचार प्रसार भी करेंगी। वो क्या करेंगी? योजना के साथ साथ प्रचार प्रसार भी करेंगी कि भाई योजना का क्रियान्वयन चल रहा है, अब उस क्रियान्वयन के साथ साथ उस योजना का प्रचार प्रसार भी वही समितियां करेंगी। ठीक है, इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जो नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है वो जिला कलेक्टर को किया गया है। तो दोस्तों इस न्यूज आर्टिकल में आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए खूब सारे क्वेश्चन थे। ठीक, हम आगे चलेंगे, पानी की स्थिति देखेंगे, विश्व में देखेंगे, भारत में देखेंगे, राजस्थान में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस योजना के जो प्रीलिम्स और मेंस के जो प्रश्न बनने हैं उनके बारे में एक बार चर्चा करवा देता हूँ। ठीक है भाई बहनों, चलो पीछे से लौट के चलते हैं। अब यहाँ से वनडे एग्ज़ाम के लिए जैसे कि रीट, पटवार, कांस्टेबल, उनके लिए और एक आपके RAS के लिए प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं। तो देखो, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ये पहला प्रश्न यहाँ से पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं कि राजीव गांधी जल संचय योजना के निम्नलिखित में से कौन से चरण का शुभारंभ हाल ही में किया गया है? पहले, दूसरे, तीसरे, पांचवें, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसके उद्देश्यों के बारे में पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी जल संरक्षण योजना का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है। ठीक है, अगला आपसे क्रियान्वयन विभाग और नोडल विभाग के बारे में पूछा जा सकता है कि इस योजना का क्रियान्वयन विभाग कौन से विभाग को बनाया गया है? कौन से को बनाया गया है? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को। ठीक है, आगे पूछा जा सकता है कि यह योजना राजस्थान के कितने जिलों को कवर करती है? उसमें लिख देंगे 28 को, 25 को, 22 को, पूरे के पूरे राजस्थान को। इस तरह से आपसे यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक मेरे भाइयों बहनों, अब हम चलते हैं बिना विलंब किए आगे की तरफ। अब हम देखते हैं पानी की स्थिति क्या है, पृथ्वी के ऊपर पानी की स्थिति क्या है, भारत में पानी की स्थिति क्या है और राजस्थान में पानी की स्थिति क्या है। तो भैया जब आपको पता लगेगा आंकड़ों के बारे में तो आप थोड़ा सा तो पानी फैलाने में हाथ को तंग करोगे ही करोगे। तो पहले चलते हैं पृथ्वी के ऊपर पानी की खोज में। ठीक, देखो पृथ्वी के अंदर जो लगभग 100% पानी है उसका हमने डिवाइडेशन किया दो पार्ट में, एक खारा पानी और एक मीठा पानी। खारा पानी है 97%, धरती के ऊपर 97% पानी कैसा है? खारा है। तो 3% पानी है, जो पूरा 3% नहीं है, वो 97.2 है और जो 2.8 है, लेकिन लगभग में हम 97 और 3 लिख लेते हैं। ठीक है, तो 97% है वो समुद्र के अंदर पाया जाता है और खारा पानी है। ठीक है, और 3% पानी है जो मीठा है। ठीक, अब उस 3% पानी में से भी 2.5% पानी हमारी पहुंच से बहुत दूर है, वो हमारी पहुंच तक है ही नहीं। ठीक है, 2.5% पानी तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? क्योंकि वो ग्लेशियरों के ऊपर है, ध्रुवीय बर्फ के रूप में है, वायुमंडल की जलवाष्प के रूप में है,
मिट्टी के अंदर है, जैसे मिट्टी गीली रहती है, आपने देखा होगा खुदाई करोगे नीचे गीली मिट्टी निकलती है, मिट्टी में है। और या फिर पृथ्वी के बहुत ज़्यादा मौजूद है, जिसको हमारे पास निकालने के लिए फिलहाल कोई तकनीकी है ही नहीं। ठीक, अब बचा 0.5% पानी, यहाँ तक हमारी पहुँच है। अब हम उस 0.5% पानी को और पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये 0.5% का डिवाइडेशन है जहाँ तक हमारी पहुँच है। तो दोस्तों यूपीएससी ने यहाँ से प्रश्न पूछ रखा है कि किस जगह पर कहाँ पर कितना पानी पाया जाता है, या कितने % पानी कौन सी जगह पर पाया जाता है। यूपीएससी प्रश्न पूछ चुकी है कि इस तरह से पूछा था उसने कि पानी की प्राप्ति के अवरोही क्रम में निम्नलिखित साधनों को, या निम्नलिखित जो दिए गए ऑप्शन थे उनको आप क्रम में लगाइए, आरोही क्रम में लगाइए, अवरोही क्रम में लगाइए। इस तरह से आपसे क्रम में लगाने के लिए पूछ सकते हैं। आरएएस के अंदर भी आजकल क्रम में लगाने वाले खूब सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब पहले हम ये देख लेते हैं कि पानी कहाँ कितना पाया जा रहा है, फिर इसको क्रम में भी लगा दें। वैसे मैंने क्रम में लगा के ही लिखा है। देखो, समुंदर 97.2, इसको आप छोड़ दो। अब ये 3% का हम कर रहे हैं डिवाइडेशन। ठीक है, ग्लेशियर में 2%। ठीक है, भूजल स्तर 0.62%, पूरी दुनिया के पानी का 0.62% है जो कुओं के रूप में पाया जाता है, भूमि जल के रूप में, भूजल भूमि के अंदर जो जल है उसके रूप में पाया जाता है। ठीक है, मीठे पानी की झीलों में 0.009%, 0.009%। देखो कितना कम पाया जा रहा है झीलों के अंदर। हम कितने खुशकिस्मत है कि झीलों की नगरी राजस्थान के अंदर है। ठीक है, अब खारे पानी की झीलें मिलती हैं। खारे पानी की झीलों में 0.008% पानी सिर्फ, जलवाष्प के रूप में 0.001, और नदियों में 0.0001% पानी है। ठीक है, अब आप देख लो हमें पानी का इस्तेमाल कितना सोच समझ के करना है। ये तो वैश्विक वितरण है, अभी भारत में आ रहे हैं। ठीक है, और भारत में पानी जो है वो संसार में पाए जाने वाले पानी का केवल 4% है, मतलब 3% का भी 4% निकाल लो आप, कितना कम हो गया। ठीक है, अब राजस्थान में और आ जाओ। अब राजस्थान में जो पानी मिलता है उसमें दो तरह से पानी ही मौजूद है, सतही जल या भूजल। सतही जल का मतलब होता है पानी के सतह के ऊपर भरा हुआ है, जैसे झीलें, और भूजल का मतलब है ज़मीन के अंदर है, जैसे कुआं नलकूप वगैरह खोद के निकालते हैं वो। तो सतही जल है वो है 1.16%, और भूजल है 1.70%। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, पृथ्वी पर टोटल में पाया जा रहा है उसका 3% है जिसको हम यूज कर सकते हैं, वही हमारे यूज के लायक है, बाकी भरा रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस 3% में से भी 2.5% तक हमारी पहुंच नहीं है। अब बचा 0.5%। अब 0.5% का भी 4% है। अब उसमें आ जाओ भारत में, अब उस 4% का भी 1.16% राजस्थान के अंदर है। अब आप देख लो पानी की क्या स्थिति है। इसलिए दोस्तों पानी को फैलाना नहीं है, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ। चलो अब अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ चलते हैं हम। हमारा दूसरा न्यूज़ आर्टिकल है कि सीएम गहलोत जी ने आरपीएस के 53वें दीक्षांत परेड समारोह में, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये वाला न्यूज़ आर्टिकल है वो आपके पीएसआई और आपके कांस्टेबल दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पुलिस प्रशासन से संबंधित टॉपिक है। ठीक है, हाल ही में क्या किया है, कल ही किया है, 53वें दीक्षांत परेड समारोह जो आरपीएस के अधिकारियों का था उसको सीएम गहलोत जी ने संबोधित किया है। ठीक है, इस संबोधन में उन्होंने क्या किया है, सेंट्रल महिला बैंक बनाने की स्थापना करने की बोला है कि एक सेंट्रल महिला बैंड बनाया जाएगा। ठीक है, दूसरा, सर्वश्रेष्ठ जो प्रतिभागी हैं, प्रशिक्षक हैं, उनको पुरस्कृत किया गया है। दो ही काम हुए थे, पहला 53वें दीक्षांत समारोह में गए थे, उसको संबोधित किया था और कहा था हम सेंट्रल महिला बैंड की स्थापना करेंगे, सेंट्रल महिला बैंड बनाएंगे, पहला। दूसरा, जो प्रशिक्षक हैं, ठीक है, जो अभ्यर्थी हैं, उनको सम्मानित किया गया है। तो सम्मानित किस किस व्यक्ति को किस श्रेणी में किया गया है उसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो 3 श्रेणियां हैं, एक तो ओवरऑल और बेस्ट इन आउटडोर, एक बेस्ट इन फोरेंसिक, और एक है बेस्ट इन इंडोर। तो ओवरऑल बेस्ट और आउटडोर बेस्ट इसमें मिला है कृष्णराज जांगिड़ को, श्री कृष्णराज जांगिड़ को। बेस्ट इन फोरेंसिक का मिला है मिस नेहा गोयल को, और बेस्ट इन इंडोर मिला है मीनाक्षी जी को। ठीक है, तीनों आप याद रखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आरएएस में भी इंपॉर्टेंट है, ये पीएसआई में भी इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट ग्रेड में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लें तो इसको बेस्ट ओवरऑल, इसको हटाते हैं, पहले साफ करते हैं, फिर इसको दोबारा देखते हैं एक बार। देखो, ओवरऑल बेस्ट मतलब सारे कामों में बेस्ट, या बेस्ट इन आउटडोर,
आउटडोर का मतलब होता है कि जो घर से बाहर मैदान में काम होते हैं, मैदान के अंदर खेलना, मैदान के अंदर कूदना, मैदान के अंदर ही कोई टास्क पूरी करना। तो ओवरऑल बेस्ट और बेस्ट इन आउटडोर ये मिला है श्री कृष्णा जांगड़ जी को। बेस्ट इन फोरेंसिक, जो फोरेंसिक के जो होते हैं सबूत उठाते हैं, दया कुछ तो गड़बड़ है, उसमें एक फ्रेडी रहता है वो इसी काम को करता है, ठीक है, वो मिला है आपकी मेघा गोयल जी को। और बेस्ट इन इंडोर, मतलब घर के अंदर जो भी काम काज होते हैं रंगोली वंगोली टाइप की, तो मतलब एकेडमी के अंदर जो इंडोर गेम्स थे या इंडोर जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उनमें बेस्ट का अवार्ड मिला है मीनाक्षी जी को। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। अब हम देख लेते हैं भैया, जब हम पुलिस अकेडमी की बात कर ही रहे हैं तो हम पुलिस अकेडमी के बारे में जान लेते हैं कि राजस्थान में जो पुलिस अकेडमी है वो कहाँ स्थित है, आरपीएस वगैरह की ट्रेनिंग कहाँ होती है। ठीक है, तो राजस्थान की जो पुलिस अकेडमी है उसकी स्थापना 1975 में जयपुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? जयपुर में। यह देश की टॉप 6 पुलिस ट्रेनिंग संस्थान है, मतलब ऊपर से 6वें नंबर पे आता है। राजस्थान का जो पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी है वो भारत के अंदर ऊपर से 6वें नंबर पे आती है। ठीक है, अब इसके बैकग्राउंड में चलते हैं कि 1975 में जयपुर में जब पुलिस अकेडमी की स्थापना हुई तो उससे पहले क्या पुलिस नहीं थी? थी भाई, पुलिस भी थी और अकेडमियाँ भी थी। ठीक है, देखो दोस्तों, 1950 में राजस्थान के अंदर पहली पुलिस अकेडमी की स्थापना करी गई चित्तौड़गढ़ में। 1950 में पहली पुलिस अकेडमी चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर स्थापित किया गया था इसको। ठीक है भाइयों बहनों, फिर इसको चित्तौड़गढ़ से किशनगढ़ शिफ्ट कर दिया गया और फिर किशनगढ़ से 1975 में इसको जयपुर अपने वर्तमान स्वरूप में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, अब आपकी समझ में आ गया जयपुर में कहाँ से आया। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। हमारा अगला न्यूज आर्टिकल है राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह। मतलब राज्य के स्तर पर हमने क्या किया है, पशुपालकों का सम्मान किया है। किस तरह के पशुपालकों का सम्मान किया है? जो कि प्रगतिशील हैं, इनोवेशन करते हैं, उत्पादन बढ़ाने के लिए नए नए तरीकों को खोजते हैं, उस तरह के। कितने पशुपालकों का सम्मान किया हमने? 415 पशुपालक हैं, जिनमें से 7 महिला पशुपालक हैं। टोटल कितने सम्मानित किए गए? 415। इनमें से महिलाएं कितनी हैं? 7। ठीक है, कहाँ पर आयोजन किया गया है इस सम्मान समारोह का? ये दुर्गापुरा में किया गया है। दुर्गापुरा में क्या है ऐसा जो वहाँ किया गया? राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान स्थित है। दुर्गापुरा के अंदर क्या है? राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान। उसके अंतर्गत या उसके अंदर उसके कैंपस में राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। ठीक है, इस मौके पर पशुपालक संवाद समारोह का भी आयोजन हुआ। वैसे संवाद तो किया ही, क्या किया होगा, खैर जो लोग बचपन से पशुओं के बीच में रह रहे हैं, पशु पाल रहे हैं, उनको आप क्या संवाद करके और ज़्यादा चीज़ें सिखा दोगे? व्यावहारिकता तो वही समझते हैं, पर अपन को क्या है, अपन तो एग्ज़ाम देना, अपन तो एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे हैं। बाकी देखते हैं। देखो भाइयों बहनों, ये आपका प्री मेंस वनडे एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया आप। ठीक है, राजस्थान देश में दूध उत्पादन करने के मामले में पहले स्थान पर है। दूध उत्पादन में राजस्थान जो है वो भारत के अंदर पहले स्थान पर है। ठीक है, यह देश के कुल दूध उत्पादन का कितना उत्पादित करता है? 15.5%। ये बहुत हो जाता है। देखने में लग रहा होगा सर 100 में से 15 लीटर ही तो कर रहे हैं, लेकिन देखो और भी कितने राज्य हैं। बहुत अच्छा उत्पादन स्तर है दूध का राजस्थान के अंदर। ठीक है, अब राज्य में पशुपालन को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए गए हैं। ठीक, हमारे राजस्थान के अंदर पशुपालन को प्रोत्साहित करने के उपाय बताए गए हैं या प्रयास किए गए हैं। अब वो प्रयास कौन कौन से? यहाँ से ये जो प्रश्न बनता है कि राज्य में पशुपालन को प्रोत्साहित करने के प्रयास, ये 50 शब्दों में आरएएस मेंस के अंदर सीधा सीधा प्रश्न उठता है। यहाँ से प्रीलिम्स में कौन सा उठता है? प्रीलिम्स में पहले के 2 फैक्ट उठते हैं, ये प्री के अंदर जाते हैं, पीटी के अंदर। बाकी नीचे का है वो मेंस के अंदर आता है। जहाँ मैं पीटी लिखूँ उसका मतलब दोस्तों ये है कि जितने भी सिंगल डे एग्जाम होते हैं, जैसे एक बार परीक्षा दी और सीधी नौकरी लग गई, उस तरह के एग्जाम के अंदर ऊपर से 2 पूछे जा सकते हैं। और आरएएस के मेंस के अंदर राज्य में पशुपालन को प्रोत्साहित करने के प्रयासों पर एक निबंधात्मक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। 50 शब्दों में भी पूछा जा सकता है, 100 शब्दों में भी पूछा जा सकता है। ठीक है भाइयों बहनों, तो देख लेते हैं हम प्रयास क्या क्या किए गए हैं। पहला है आर्थिक संबल हेतु 5 रुपया प्रति लीटर का अनुदान दिया जाएगा। भाई जो पशुपालक हैं उनको राजस्थान सरकार की तरफ से प्रत्येक लीटर दूध के उत्पादन पर 1 लीटर पर 5 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा 1189 ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाएंगे। क्या खोला जाएगा? पशु चिकित्सा उपकेंद्र। एक बड़ा केंद्र होगा वो आपके
तहसील स्तर पर या जिला स्तर पर होगा। उसके अलावा छोटे छोटे जो हैं ग्राम पंचायतों में उपकेंद्र खोले जाएंगे इस चीज़ के, ठीक है। 4 नए पशु अस्पताल खोले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगला है लंपी रोग के कारण दुधारू पशु की मृत्यु पर प्रति गाय 40,000 रुपये सहायता राशि का प्रावधान है। कि लंपी रोग में जितने गौवंश की हमारे से नुकसान हुआ, गौपालकों से नुकसान हुआ, तो प्रति गौवंश के हिसाब से जो लंपी रोग के कारण उनको क्षति हुई थी, उनके लिए प्रति गौवंश के हिसाब से 40,000 रुपये की सहायता राशि का प्रावधान किया है। आगे चलते हैं। पशुपालक परिवार में 2 दुधारू पशुओं का 40,000 रुपये तक बीमा किया जाएगा। अब ऐसी बात नहीं किसी के पास 10 भैंसें हैं या 10 गायें हैं तो सबका ही कर दिया, वो सबका करा सकता है लेकिन अलग से। लेकिन सरकार ने जो छूट दे रखी है वो 2 की दे रखी है कि आप किसी 2 का बीमा करवा सकते हो, ठीक है। ऊँट पालकों को 5,000 रुपये की सहायता राशि दी गई है, ठीक है। गौशालाओं को 9 महीने का अनुदान दिया गया है और अपाहिज गौवंश और नंदीशालाओं को 12 महीने का अनुदान दिया गया है, ठीक है मेरे भाइयों बहनों। आप उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में न्यूज आर्टिकल आ गया होगा। अब हम चर्चा करते हैं लंपी रोग के बारे में। देखो, लंपी रोग ने राजस्थान को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। वैसे तो पूरे नॉर्थ इंडिया को ही किया था, लेकिन राजस्थान को कुछ ज़्यादा ही प्रभावित किया था इस रोग ने। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री जी हैं, जैसे ही कृषि से संबंधित या पशुपालन से संबंधित कोई भी बात आती है तो वो लंपी रोग से प्रभावित जो लोग हैं उनको जरूर सेंटर में रखते हैं कि भाई लंपी रोग से प्रभावित जो गौवंश जिन पशुपालकों का हुआ था उनको या तो सहायता राशि देते हैं या अनुदान देते हैं या उनका कर्ज माफ़ कर देते हैं। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो इसके साथ साथ एक लंपी रोग जो है वो हमेशा ट्रेंडिंग में बना हुआ है राजस्थान के अंदर। तो आपसे लंपी रोग के बारे में किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, या तो 10-20 शब्दों में सीधा लंपी रोग के बारे में ही पता लगवा लेगा वो साइंस के टॉपिक पे। अगर नहीं पूछता है तो पीटी में, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि ये किस तरह का रोग है। संक्रामक रोग है, पहली बात तो ये है। ये किससे होता है? जीवाणु से होता है, कवक से होता है, विषाणु से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, किससे होता है? तो दोस्तों ये विषाणु से होता है। विषाणु का मतलब होता है वायरस, ठीक है। वायरस का नाम है नीथलिंग वायरस। ये आपसे पूछा जा सकता है कि लंपी रोग का वायरस निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? नीथलिंग वायरस, ठीक है। यह है आपकी पॉशविरिडे परिवार से संबंधित है। कौन से परिवार से? पॉशविरिडे परिवार। आपसे इसके परिवार के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि कौन से परिवार का सदस्य है। आपसे पूछा जाएगा लंपी रोग फैलाने वाले वायरस का नाम क्या है, तो उसको याद रख लेना आप, नीथलिंग वायरस, ठीक है। लंपी रोग होने पर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो पहला है आंखों में सूजन, आंखें सूजी सूजी हो जाएंगी पशु की। दूसरा, उसको बुखार आ जाएगा तेज। तीसरा, उसकी श्लेष्मा झिल्ली में सूजन, मतलब नथनों के आसपास का जो एरिया है वो सूजा हुआ दिखेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण वो है त्वचा के ऊपर गांठें पड़ जाएंगी। क्या हो जाएगा? त्वचा के ऊपर गांठें पड़ जाएंगी, ठीक है मेरे भाइयों बहनों। एक सेकेंड, हाँ। इस बीमारी के कारण पशुओं के अंदर क्या होता है? दुर्बलता आ जाती है। यदि कोई एक बार लंपी रोग से प्रभावित हो गया पशु तो वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, उसका दूध बहुत कम हो जाता है, उसका विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है, उसके अंदर बांझपन आ जाता है, गर्भपात की स्थिति बार बार पैदा होती है और कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। मैं तो कह रहा हूँ मृत्यु कभी कभी नहीं होती, मृत्यु बहुत होती है। लगभग 50-60-70% केस में मृत्यु हो ही जाती है, ठीक है। इस रोग के जो वाहक हैं वो कौन है? मक्खी है, ठीक है, चिचड़ी है और मच्छर है। चिचड़ी का मतलब होता है जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं वो। तो मतलब जो कीट पतंगा टाइप के जितने भी जीव हैं वो इस रोग के क्या हैं? वो इस रोग के वाहक हैं, ठीक है मेरे भाइयों बहनों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। हमारा अगला न्यूज आर्टिकल है वो इस प्रकार है कि नए डेयरी संयंत्र का लोकार्पण किया गया है। कहाँ किया गया है? टोंक दूध उत्पादन संघ मालपुरा के अंदर। सिंगल डे एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक लाइन का प्रश्न है, ठीक है। अगले की तरफ चलते हैं कि टर्मिनल डिजीज से संबंधित पैलिएटिव मेडिसिन विभाग की स्थापना अजमेर मेडिकल कॉलेज में की गई है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ की गई है। अब आप सोचोगे सर ये टर्मिनल डिजीज क्या होती हैं और ये पैलिएटिव मेडिसिन विभाग क्या होता है या पैलिएटिव मेडिसिन क्या होती है? तो दोस्तों टर्मिनल डिजीज ऐसी डिजीज होती हैं जिनको कभी टर्मिनेट ही नहीं किया जा सकता बॉडी से। असाध्य रोग, मतलब या तो उसी के साथ जिएगा और उसी के साथ मर जाएगा, या वो रोग हो गया है तो वो ले बीतेगा, वो उठने ही ना देगा। इस तरह के जो रोग हैं उनको बोलते हैं टर्मिनल डिजीज, ठीक है। पैलिएटिव मेडिसिन क्या है? पैलिएटिव मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं जो असाध्य रोग हो जाते हैं या गंभीर रोग हो जाते हैं, उस स्थिति में जो थेरेपी दी जाती है, जो उस रोग का जिस तरह से इलाज किया जाता है विश्व स्तरीय, उसको पैलिएटिव मेडिसिन बोलते हैं,
ठीक है। तो इसीलिए अजमेर मेडिकल कॉलेज में टर्मिनल डिजीज से संबंधित पैलिएटिव मेडिसिन विभाग की स्थापना की जा रही है कि जो टर्मिनल डिजीज हैं उनको कैसे भी करके टर्मिनेट किया जाए, लेकिन वो टर्मिनेट होंगी नहीं, इसीलिए उनका नाम टर्मिनल डिजीज है। एक बार हो गई तो हो गई। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो वो कहता है कि रोबोटिक सर्जरी की सुविधा कहाँ दी गई है, ठीक है, या कहाँ घोषणा की गई है, रोबोटिक सर्जरी की सुविधा देने की घोषणा कहाँ की गई है। तो वो मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल जोधपुर में, जोधपुर के मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी देने की जो सुविधा होती है, रोबोटिक सर्जरी की सुविधा होती है, उसको देने की घोषणा की गई है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, अब हम चलते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। इस न्यूज आर्टिकल का नाम है सड्र मशीन, सड्र मशीन, इसका नाम थोड़ा अलग है, सड्र मशीन। इसको बढ़ा करके दिखाता हूँ मैं आपको, देखो सड्र मशीन। देखो ये मशीन क्या होती है, आपने देखा होगा जो क्रशिंग मशीन होती है, क्रश का दो कुछ भी डाल दो उसके अंदर, उसका एकदम से बूरा बना देती हैं, ये इसी तरह की मशीन है। ठीक है, राजस्थान में हाल ही में 2 मशीनों की स्थापना की गई है, इस तरह की मशीनों की। पहले तो ये देख लेते हैं ये मशीन करती क्या है। तो जो प्लास्टिक की बोतलें हैं, जैसे ही आप इस मशीन के अंदर डालोगे तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देगी, मतलब छोटे छोटे पीसेज में तोड़ देगी। ठीक है, तो इसको देखो, इसके द्वारा प्लास्टिक की बोतल को क्रश करके प्लास्टिक के दानों में बदल दिया जाता है, प्लास्टिक के दानों में बदल दिया जाता है। यह जयपुर नगर निगम जो है, नगर निगम जयपुर हेरिटेज द्वारा 2 मशीनों को लगाया गया है। पहली लगी है नगर निगम मुख्यालय जयपुर में, दूसरी लगी है जल महल जयपुर पर। ठीक है, तो दोस्तों इन मशीनों के माध्यम से रोजाना है जहाँ वो 500 बोतलों को क्रश किया जा सकता है। एक मशीन एक दिन में 500 तक जो बोतलें होती हैं उनको क्रश कर सकती है। ठीक है, इस क्रशिंग के बाद जो दाने निकलेंगे उन दानों को या तो रिसाइकलिंग करके पुनः बोतलों का निर्माण हो जाएगा, या फिर इन दानों का सड़क निर्माण में इस्तेमाल किया जा सकता है। जो आप प्लास्टिक सड़क का जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वो यही कॉन्सेप्ट है कि सड़क के निर्माण में डामर गिट्टी के साथ साथ आप प्लास्टिक का भी इस्तेमाल करोगे तो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी चीज़ें। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, अब चलते हैं हम अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ, जो आज का अंतिम न्यूज आर्टिकल है। तो दोस्तों एक भारत श्रेष्ठ भारत शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया पूरी उड़ीसा के अंदर, या हम ये कह सकते हैं कि यह जो चैंपियनशिप है वो खेलो इंडिया यूथ जो गेम्स हैं उनके अंतर्गत इस चैंपियनशिप का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। ठीक है, कहाँ पर, पूरी उड़ीसा के अंदर। तो हमें क्यों इतना खुशी हो रही है यहाँ पे, ठीक है भाई किया गया। तो इसमें जो शूटिंग बॉल है उसमें विजेता रहा है राजस्थान, या कहें तो राजस्थान की महिला टीम। उस महिला टीम के कप्तान का नाम मुस्कान, इसको आप याद रखना, मुस्कान नाम को याद रखना। ये रीट में, सीईटी में, इस तरह के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि शूटिंग बॉल चैंपियनशिप की स्थापना, वो आयोजन कहाँ किया गया। पहला तो ये पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। दूसरा पूछा जा सकता है कि विजेता कौन रहा, ठीक है। और अगला पूछा जा सकता है आपसे कि इस महिला टीम की कप्तान का नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो मेरे भाइयों बहनों, आज का हमारा न्यूज़ डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।